गुड मॉर्निंग। बताइए, आवाज़ ठीक है? ठीक ठीक। ओके। हम लोग औसत पढ़ रहे थे कल। औसत जो है लगभग लगभग खत्म हो चुका था। उसमें एक टाइप के क्वेश्चन पड़े हैं। तो जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है कि हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे, नंबर सिस्टम, आपको याद हो तो। नंबर सिस्टम मिशन के पहले ही हमने खत्म किया था, ऑफलाइन क्लास जब चल रही थी। तब वहाँ पे बताया था कि औसत निकालने के लिए अगर तुम्हें क्वेश्चंस आगे आएंगे, जब हम वहाँ पे औसत की चर्चा कर रहे थे, और उसने बताया था कि जब तुम्हें औसत निकालना होगा तो तुम्हें योग की जरूरत पड़ेगी। और जब तुम्हारे पास योग होगा और तुम संख्या का भाग दे दोगे तो तुम्हें औसत मिल जाएगा। ये उस समय चर्चा हो रही थी। तो वहां पे अपन लोगों ने योग निकालने के लिए कई सारे फॉर्मूले पढ़े थे। और योग निकालने के लिए हमने आपको वहां पे एपी और जीपी भी सिखाई थी। वहीं पे हमने आपको प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला बताया था, 1/6 n+1 और ऐसे आपके विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला बताया था, सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला बताया था। उन सब की औसत निकालना, उन सब का यूज तब होता है जब हमें औसत निकालना होता है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं अपने, ये फॉर्मूले जो हैं, आप वो क्लास रिवाइज कर लेना, योग के कैसे कैसे निकालना होता है, इसका यूज कब करना है। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, तो आप 1 से लेकर 50 तक का योग निकालना है। ये तो आप सीधे फॉर्मूला लगा लेते थे कि n+1/2 जो है आपका आंसर आ जाता था, जैसे भी आप करते थे। हमने आपको कहा था कि आप जो है एपी यूज करना, 1 से लेकर 50 तक है। तो आपको हमने सजेशन दिया था कि ए मान लेना, एल ए मान लेना, वहां से आप एन का मान निकालना, फिर एस एन निकालना, और इसके फॉर्मूले n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये सब लगाते हुए आप योग निकाल लोगे, एन का भाग दोगे तो काट लोगे। जिन्होंने क्लास ली होगी वो सारी बातें समझ पा रहे होगे, जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें ये सारी चीजें ऊपर से निकल रही होंगी। तो जो लोग पहले से, जिन्होंने पहली क्लास ली हुई है, कहने का मतलब यह है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, उनका औसत बताइए, सम संख्याओं का योग बताइए, औसत बताइए। अगर आप लास्ट उस क्लास के जो नोट्स बनवाए थे उसमें देखोगे तो आपको क्वेश्चन सारे लगे हुए मिल जाएंगे। तो वहां से आप नोट कर लेना, मैं ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे अभी नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी वैसे भी, क्योंकि नए लोग उसमें एक दो लोग ही हैं, तो पूरी क्लास को रिवाइज करने का मतलब है नहीं। तो औसत की और सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। ये क्वेश्चंस याद रखना आप, सम संख्याओं का। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो सम संख्याओं का फॉर्मूला बताया गया था, वहां पे भाग दे के आप सम संख्याओं का औसत निकाल लेना। सेम विषम का, वहां पे दो परिस्थितियां लिखवाई थी हमने, हर बार दो कंडीशन लिखवाई थी। एक बार ध्यान है कि जब कंडीशन 1 से स्टार्ट हो रही हो संख्याएं, और जब 1 से स्टार्ट ना होके बीच में करीब 5 से या 6 से स्टार्ट हो। समझ पा रहे होगे बातें? कमेंट करके बताओ अगर आपको याद आ रहा हो तो, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पे रिवाइज नहीं करा रहे। हाँ देखो, सौम्या कह रही है आ रहा है, समझ में आ रहा है, और इन्हें भी याद है। तो वो आप सारे क्वेश्चंस लगे हुए हैं तो हम उनको रिवाइज नहीं करा रहे हैं। ठीक है, आते हैं तुम लोग को। ठीक ठीक। अच्छा, अब ये औसत का और सारे तो क्वेश्चंस खत्म हो गए। कल हमने सीट दी थी, तो कल की सीट और शायद इसके पहले वाली सीट भी, तो जितने क्वेश्चंस होंगे वो डाउट क्लास में हम करेंगे क्या। इन सब क्वेश्चंस को करीब 20-25 मिनट हम लाइव आ जाएंगे आपके लिए, तो डाउट क्लास हम अलग अलग लेंगे रात के समय करीब 8-9 बजे। तो उस कॉपी पे हम लोग है सारे क्वेश्चन जो जो पहले अपने जितने जितने तुम्हारे जो डाउट होंगे उनको इकट्ठे कर लेना, तो हम कॉपी पे आपको सब समझा देंगे। तो सीट को यहाँ पे नहीं करवाते हैं, वो शाम को कर लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो अर्थमेटिक में हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं। मिक्सचर हो चुका है हमारा, उसके पहले हम लोग परसेंटेज पूरी सीरीज खत्म कर चुके थे। ये औसत खत्म हो चुका है अपना। अब हम लोग एक एडवांस मैथ का एक टॉपिक उठाए लेते हैं, उसको खत्म कर लेते हैं। इसके बाद अर्थमेटिक में फिर से हम आ जाएंगे। तो अभी हम एडवांस मैथ में एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो कि आपके 2D से रिलेटेड टॉपिक है।
इसका नाम है बहुभुज। हमें बस ये बता दो कमेंट करके कि ये टॉपिक हमने ऑफलाइन क्लास में वहां पे करवाया तो नहीं था। सौम्या, याद नहीं है? नहीं कराया? ठीक ठीक। तो हम इसी टॉपिक को खत्म कर रहे हैं अभी। जिन्होंने कोचिंग में पढ़ा होगा न्यू करियर पॉइंट में मॉर्निंग बैच में, सब शायद हमने एक्स्ट्रा क्लास में से खत्म करा दिया। तो सौम्या ने इसे सुभी ने और निशा ने इसे शायद खत्म कर लिया हो। और लोगों ने जो अलग से पढ़ रहे होंगे ऑफलाइन, उन्होंने नहीं पढ़ा था। तो देखो बहुभुज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप नोट्स बनाते जाना साथ में, जब मैं आपको लिखने के लिए बोलूँ तो लिख भी लेना। बहुभुज का मतलब क्या है सबसे पहले ये समझो। पहले तो ये 2D का टॉपिक है, तो जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें पता नहीं होगा 2D 1D क्या लिख दिया है। तो तीन, पूरी एडवांस मैथ को आप तीन जगह बांट सकते हो, 1D 2D और 3D। 1D का मतलब होता है 1 डायमेंशनल, 2D का होता है 2 डायमेंशनल, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। यानी वो आकृतियां जो एक दिशा में हो, जो दो दिशा हो और जो तीन दिशा में हो। 4D का अस्तित्व होता नहीं है। शॉर्ट रूप में बता रहे हैं, इस पे भी करीब करीब जो है आप 2 क्लासों का अलग से लेक्चर ले सकते हो, 2 घंटे का, केवल 1D 2D और 3D के एक्सप्लेनेशन में। मुझे जहां तक याद है, मैं जो है ओपन क्लास में 1D 2D 3D के बारे में बता चुका हूँ पहले से, और लिखा भी चुका हूँ, नोट्स भी बता चुका हूँ। तो वहां पे 2D में अपन लोग पढ़ते थे कि 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। यानी कि जब आपके पास दो अक्ष में आप कोई एक आकृति को बना रहे हो, एक्स अक्ष और वाई अक्ष में, तो भले वो बोर्ड पे बना रहे हो या जमीन पे बना रहे हो या किसी और जगह बना रहे हो, तो हमेशा करता क्या है 2D, वो एक पृष्ठ को कवर करता है, वो एक स्थान को कवर करता है, एक वो तल को कवर करता है। तो 2D का मतलब होता है एक पृष्ठ से, एक तल से, एक जमीन से, ये सब जो है आपके 2D से मतलब होता है। मतलब 2D का जो मुख्य संबंध होता है वो यहाँ से होता है। 3D का मुख्य संबंध कहाँ से होता है? स्पेस से होता है, यानी आयतन से होता है इसका संबंध। स्पेस कहाँ होता है? जब आप जमीन से ऊपर उठ, स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष कहाँ होता है? जब जमीन से ऊपर उठ जाओगे तो वो अंतरिक्ष है। भले वो आप पृथ्वी के जमीन से उठ रहे हो या मंगल की जमीन से उठ रहे हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप जमीन से ऊपर उठे हुए हो, उसे स्पेस कहा जाता है। तो स्पेस हमेशा आयतन को संदर्भ में बताया जाता है। और पृष्ठ की जो विशेषता होती है, तल की जो विशेषता होती है, उन सब की विशेषता होती है आपके क्षेत्रफल। ये ध्यान रखना है आपको। तो पृष्ठ का जो संबंध होता है वो क्षेत्रफल से होता है, और 3D का संबंध आयतन से होता है। और क्षेत्रफल का जो विमा होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, आयतन का विमा मीटर की होता है। इससे ज्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एक फिर चीजें खुलेंगी तो फिर 1-2 घंटा ले जाएगा इन्हीं को समझने में। तो अभी हम सब ये बताना चाह रहे थे कि जो आपका बहुभुज है वो 2D का टॉपिक है, यानी बहुभुज में क्षेत्रफल से संबंधित चीजें होती हैं। और 2D का क्यों टॉपिक है बहुभुज? क्योंकि बहुभुज का मतलब होता है वो सारी आकृतियां जिनमें बहुत भुजाएं हों। और बहुत भुजाएं यानी काफी भुजाएं हों। तो ये सारी भुजाओं से जब आकृति आप बनाते हो, तो वो सारी आकृतियां आपकी जमीन तक ही रहती हैं, जमीन से ऊपर आसमान में नहीं बनी होती हैं वो आकृतियां। जैसे बहुत भुजाओं का मतलब है दो से अधिक भुजाओं से। अगर कभी आपसे बहुभुज की परिभाषा पूछी जाए, बहुभुज किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक, सॉरी, दो या दो से अधिक नहीं, दो से अधिक, दो से अधिक भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति, दो से अधिक भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। अगर हम आपको दो भुजाएं दे दें, ये और एक और दे दी, हम आपसे कहें बताओ कोई आकृति बनाओ, एक बंद आकृति, तो आप कभी बना नहीं पाओगे। ये बताओ कैसे खींचे? एक ही तरीका है ऐसे खींचना, तो ऐसे नहीं खींचना है तुम्हें। तुम्हें जो भुजाएं लेनी है वो सीधी भुजाएं लेनी है। तो कभी दो भुजाओं को लेके, कभी दो सीधी भुजाओं को लेके तुम अब एक बंद आकृति नहीं बना सकते हो। इसलिए बहुभुज को बनाने के लिए कम से कम जो भुजाओं की आवश्यकता पड़ती है वो 3 भुजाओं की आवश्यकता पड़ती है, 1, 2 और 3। तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है, तो सबसे छोटा जो बहुभुज होता है वो होता है त्रिभुज। ठीक। तो जो सबसे छोटा बहुभुज होता है वो कौन होता है? त्रिभुज होता है। इसके बाद आगे आप चलोगे तो त्रिभुज के बाद अगर आप और भुजाएं बढ़ा लेते हो तो चतुर्भुज आपको मिलेगा, फिर आपको पंचभुज मिलेगा, षटभुज मिलेगा। ये सारे के सारे आपके खुद एक अपने आप में क्या होते हैं? बहुभुज होते हैं। तो बहुभुज की परिभाषा अगर बोली जाए
तो 3 या 3 से अधिक या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक नहीं कहेंगे, कहेंगे 2 से अधिक या 3 का यूज करेंगे, तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं, 3 या 3 से अधिक सरल भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। इसलिए बहुभुज का नाम भी आपके इंग्लिश में होता है पॉलीगन्स या पॉलीगन। पॉली यानी अधिक, और जो GON है वो इंग्लिश में आपकी भुजा से संबंधित होता है। तो जब अधिक भुजाएं होती हैं तो वो बहुभुज कहा जाता है, 2D से संबंधित है। अधिक भुजाओं का मतलब होता है 3 या 3 से अधिक भुजाएं, वो भी सीधी सीधी होनी चाहिए। तो इतने लेक्चर से आप समझ चुके होंगे कि सबसे छोटा बहुभुज कौन होता है? त्रिभुज होता है। आपको बहुभुज की अगर परिभाषा अभी लिखनी है तो अभी लिख लो, और समझ के बाद में लिखनी है तो खुद से लिख लेना। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। कमेंट करो, हमें लिखाना है कि तुम खुद से लिख लोगे? बताओ। लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है, सब लोग लिख लोगे तो बढ़िया है। तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी हुई सरल बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। दूसरा पॉइंट बना लेना, सबसे छोटा बहुभुज कौन सा होता है? त्रिभुज होता है। इसके बाद चलते हैं चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, ये सब बहुभुज में आते हैं आपके। पंचभुज आएगा आगे आपका, तो ऐसे भी बना सकते हो तुम पंचभुज को, कुछ लोग ऐसे भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5। इसके बाद षटभुज आता है, 1 2 3 4 5 6। सप्तभुज, अष्टभुज, ऐसे सारे सब कुछ आ जाते हैं। ये तो हो गया बहुभुज है क्या। अब इस बहुभुज के आपको दूसरे नंबर पे पढ़ना है प्रकार, कि बहुभुज कितने प्रकार का होता है। ये बहुभुज है क्या? बहुभुज है सरल बंद आकृति जो कि सीधी भुजाओं से बनी होती है, वो बहुभुज है। आप ऐसे पढ़िए जैसे आप मीडिया वाले हो और कहीं पे न्यूज लेने गए हो, तो शॉर्ट नोट्स बनाते जाना, मतलब कोडिंग भाषा लिखते जाओ, कि जब आप नोट्स बनाने जाओ तो आपको कोई पॉइंट छूट ना जाए, कि आपको ये लिखना है, फिर आपको ये लिखना है, फिर आपको ये लिखना है। तो कभी कहाँ पे जहाँ लिख रहे होगे वहां पे आप कोडिंग लिखते जाना, बाद में आप खुद से नोट्स बना लेना। तो प्रकार में आपको ध्यान रखना है कि बहुभुज जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। बहुभुज जो है वो 2 प्रकार के हैं। एक बहुभुज वो होता है जिनमें जो आपकी भुजाएं जो रही होंगी, जितनी भी भुजाएं रही होंगी, 2 भुजाएं, 3 भुजाएं, 4 भुजाएं, 5 भुजाएं, उनकी जो लंबाई है वो अलग अलग होगी, विभिन्न भिन्न भिन्न होगी, भिन्न भिन्न माप की भुजाएं होंगी। और एक में होगा समान माप की भुजाएं होंगी। तो जब भिन्न माप की भुजाएं होती हैं तो उसको आप कह सकते हो केवल विषम बाहु बहुभुज, या नॉर्मली बहुभुज भी कह सकते हो। विषम बाहु बहुभुज यानी जिसकी भुजाएं कैसी हो, अलग अलग हो, और अगर समान माप की हो तो उसे आप कहते हो समबाहु या बहुभुज, सम बहुभुज। बहुभुज का अगर कभी चैप्टर पढ़ाओ तो एक क्वेश्चन आता है, अभी हमने NTPC का प्री एग्जाम दिया था, अभी भी जब हुआ है, तो हमारे शिफ्ट में इस बहुभुज के चैप्टर से 2 क्वेश्चन थे। अब आप समझ लीजिए 30 क्वेश्चन में से मैथ के 2 क्वेश्चन खाली बहुभुज से थे, तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप उठा के देख लेना पेपर। तो अगर भुजाएं समान हो तो उसे सम बहुभुज कहेंगे, और भुजाएं अलग अलग हैं तो उसे आप क्या कहोगे? विषम बहुभुज कहोगे। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो 95% संभावना है कि आपके सम बहुभुज से ही क्वेश्चन आता है, 5% केस में आपसे जो है विषम बहुभुज से क्वेश्चन आता है। तो जब भी लिख के आता है तो उसके आगे आपका सम बहुभुज ही लिखा होता है। बहुत कम केसेस होता है कि जहाँ पे बहुभुज लिखा होगा। तो आप समझ गए होंगे कि बहुभुज के 2 प्रकार होते हैं, एक में अलग अलग भुजा होंगी तो विषम बाहु बहुभुज कहेंगे, या विषम बहुभुज भी कह सकते हैं, और अगर भुजाएं एक जैसी हो तो उसको क्या कह सकते हैं? सम बहुभुज कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इनमें क्यों जो है 95% क्वेश्चंस में हमेशा जो है सम बहुभुज से ही क्वेश्चन आता है, विषम बहुभुज से क्वेश्चन क्यों नहीं आता है? तो आपको बता दें आपके नॉलेज के लिए कि अगर आपने कभी बहुभुज पढ़ा हो तो आपसे बहुभुज में क्वेश्चन पूछा जाता है अंतः कोण से, बाह्य कोण से, भुजाओं की संख्या से, उसमें पाए गए विकर्णों की संख्या से, उसमें विकर्ण कितने हैं। तो हम लोग एक एक करके सब देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक बहुभुज बनाया, ये त्रिभुज, तीनों भुजाएं समान ले ली, तो इस जो त्रिभुज है आपका 2 तरीके से बन सकता है। एक ये, इसमें मैंने अलग अलग भुजाएं ले ली, और इसमें मैंने एक जैसी भुजाएं ले ली। चलिए ऐसे बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, आप अलग अलग भुजाएं दिखानी है। तो ये जो बहुभुज होगा, जो त्रिभुज है, जो बहुभुज है, ये जो बहुभुज है इसका नाम हो जाएगा समबाहु
त्रिभुज। लेकिन पेपर में जब आएगा तो तुमसे ये कहेगा कि तीन भुजाओं का एक समबाहुभुज है। एग्जाम में समबाहु त्रिभुज नहीं कहेंगे। अगर बहुभुज से क्वेश्चन आ रहा है तो तुमसे कहेंगे तीन भुजाओं से बना एक समबाहुभुज। आप समझ जाना कि चर्चा की गई होगी तीन भुजाओं के समबाहु त्रिभुज की बात की जा रही है, समबाहुभुज। अब इसमें और इसमें है क्या, दोनों चीजों में अंतर है कि जब तीनों भुजाएं एक जैसी होती हैं फिर जो समबाहुभुज आता है, उस कंडीशन में होता क्या है कि ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे कैसे होते हैं, बराबर हो जाते हैं। कैसे होते हैं, बराबर हो जाते हैं। आपको पता होगा कि एक समबाहु त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो कितने कितने होते हैं, 60-60 अंश के होते हैं। बहुत रेयर, बहुत सब कोई इसको जानने वाला है, सबको पता होता है कि एक त्रिभुज के, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने कितने होते हैं, 60-60 अंश के होते हैं। अगर एक त्रिभुज है, उसके तीनों कोण, उसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसके तीनों कोण बराबर हो जाते हैं। यही कहानी आगे चतुर्भुज में रिपीट होती है। उसमें चार भुजाएं होती हैं और अगर वो चारों भुजाएं एक जैसी हो जाएं, यानी कि बात कर रहा हूं मैं वर्ग की, तो उसके चारों कोण भी बराबर हो जाते हैं। वो कितने कितने हैं वो बात का मैटर है कि 90-90 होते हैं। सेम यही जो है रोटेशन जो है आपके पांच भुजाओं में चलता है, पंच बहुभुज में चलेगा। अगर समान पांच भुजाओं से कोई बहुभुज बना है, उसमें अगर भुजाएं बराबर आ गई तो उसके अंदर के जितने भी कोण होंगे सब बराबर होते हैं। सेम षटभुज में चलता है, षटभुज में नहीं चलता है, सम षटभुज में चलता है कि अगर उसकी सभी भुजाएं समान हो जाएं तो उसके सारे के सारे कोण समान होते हैं। तो आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि जो समबाहुभुज होता है उसकी खास विशेषता तो यही है कि उसकी जो भुजाएं होती हैं वो सभी बराबर होती हैं और इसके साथ साथ उसके जो कोण होते हैं वो भी सभी कैसे हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक सर जी, इससे आप बताना क्या चाह रहे हो? इससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तुम्हें हम अंतर बता रहे थे कि समबाहुभुज और विषमबाहुभुज में अंतर क्या है। तो जो समबाहुभुज में इसमें कोणों का जो कोण जो होंगे वो एक जैसे रहते हैं। अगर आप इसमें देखो तो ये आपका बहुभुज तो है क्योंकि तीन भुजाओं से बना है और सीधी भुजाओं से भी बना है, बंद भी आकृति है, लेकिन ये चूंकि विषम बहुभुज है तो इसके कोण अलग अलग होते हैं। 90-30-60 या 90-60-30 कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात ये होगी, इसको भी बहुभुज कहा जाएगा। बहुभुज का तो मतलब होता है बहुत भुजाएं हो तो उसे बहुभुज कह देंगे, लेकिन इसमें चूंकि कोण अलग अलग होते हैं, इसमें कोण एक जैसे होते हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं। क्वेश्चन का ज्यादा बनते हैं वो अभी आप थोड़ी देर बाद समझ पा रहे होंगे। तो ये आपने अंतर क्लियर कर लिया कि समबाहुभुज और विषमबाहुभुज में अंतर क्या है। इसके कोण बराबर होते हैं, भुजाएं बराबर होती हैं, इसके कोण अलग अलग होते हैं, भुजाएं अलग अलग होती हैं और इसी वजह से कोण बराबर एक से होते हैं, कोण एक जैसे होते हैं और भुजाएं एक जैसी होती है, इसलिए समबाहुभुज से ज्यादा क्वेश्चन आता है। अब आप पहुंचने वाले हो, ये तो आपने बाहर बाहर पढ़ लिया, अब आपसे वो चीज बोलने वाला हूं मैं जहां से क्वेश्चन आता है। जो मेन कंसेप्ट है वो है ये, यहाँ इसको ध्यान रखना। दो कंसेप्ट होते हैं इस पूरे चैप्टर में। पहला कंसेप्ट है ये कि आप कोई सा भी बहुभुज बनाओगे, उस बहुभुज में एक खास विशेषता ये होती है, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज। ध्यान रखना, यहाँ से सारी बातें हम लोग समबाहुभुज के बारे में बोल रहे हैं जिसमें भुजाएं समान होती है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आता है। तो जो कंसेप्ट बनो, कंसेप्ट 2 रहेगा, वो भी आपके समबाहुभुज के लिए ही है। तो मैं क्या बोलने वाला था कि एक कोई अगर समबाहुभुज है तो उसमें खास विशेषता क्या होती है कि उसके जो बाहर के कोण होते हैं, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, जितने भी उसमें बाहर के कोण होते हैं, अगर उन कोणों को जोड़ दिया जाए तो हमेशा 360 अंश आता है। कैसे 360 अंश आता है, आपको यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक हमने समबाहुभुज ले लिया त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं और ये त्रिभुज है ABC। एक हमने यहाँ पे फिर से समबाहुभुज ले लिया जो चतुर्भुज है, तो इसका नाम आप रख दोगे वर्ग। इस समबाहुभुज का नाम क्या होता है, त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। इस समबाहुभुज का नाम क्या होता है, चतुर्भुज का वर्ग। आप एक चीज चेक कर पा रहे हो कि पहली बात तो एक और याद रखो, अगर तीन भुजाओं से आकृति है तो उसके अंदर भी तीन कोण होते हैं और बाहर भी तीन कोण होते हैं, उसके बहिष्कोण भी तीन होंगे। और अगर चतुर्भुज है तो उसके अंदर भी चार कोण होंगे और बाहर भी चार कोण होते हैं। ये तो जनरल समझने वाली बात है। सेम पंचभुज में होता है, अगर पंचभुज है, चाहे वो सम पंचभुज हो चाहे विषम पंचभुज, उसके अंदर भी पांच कोण होंगे और बाहर भी पांच कोण होंगे। सम पंचभुज में क्या हो जाएगा, सारे के सारे कोण अंदर के एक जैसे हो जाएंगे, सारे के सारे बाहर के एक जैसे हो जाएंगे। तो ये त्रिभुज है जो समबाहुभुज है, इसमें आपके तीन अंदर के कोण हैं। अगर आप भुजाओं को आगे बढ़ा देते हो तो ये और ये तीन जो आपको कोण मिल गए, जो बहिष्कोण मिल गए, ये तीन इसमें बहिष्कोण होते हैं, एक इधर, एक इधर और एक इधर। आप कोई और बना नहीं पाओगे। तो बहिष्कोण की रचना भी आप समझ पा रहे हो कि कैसे बहिष्कोण बनता है। अगर उस त्रिभुज की किसी भी उस त्रिभुज या उस बहुभुज की, चाहे वो त्रिभुज हो चतुर्भुज हो, किसी एक भुजा को बढ़ा दिया जाए,
जैसे मैंने इधर बढ़ा दिया, तो दूसरी भुजा के साथ जो कोण बनता है बाहर, उसको बहिष्कोण कहा जाता है। ये तो इस आपका ये त्रिभुज है तो इसमें 3 बाहर के कोण बन गए, चतुर्भुज है तो इसमें 4 बाहर के कोण बन गए। सेम ऐसे हम लोग अभी थोड़ी देर में पंचभुज और षटभुज देखेंगे। तो मेन जो ये कंसेप्ट है वो ये कंसेप्ट क्या है कि बाहर बाहर के सभी बहिष्कोण, ध्यान रखना ये सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, तो किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग, सभी बहिष्कोणों का योग, या उसी को कहते हैं बाह्य कोणों का योग। यहाँ के बाद दिख रहा है, या बाह्य कोणों का योग जो है सदैव 360 अंश होता है। कोई सा भी बहुभुज हो, चाहे वो त्रिभुज बना रहे, चाहे वो 2 टाइप, 360/n लिख लेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो सदैव जो है, अच्छा ऋषि टॉपिक ये पढ़ चुके हैं एक बार। तो कंसेप्ट है कि सभी बहिष्कोणों का योग यानी बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360 होता है, भले वो त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो। तो यहाँ पे ये मैं चेक कर पाऊँ, ये चीज, एक ये बहिष्कोण है, एक ये बहिष्कोण है और एक बहिष्कोण है, इन तीनों का योग हमेशा कितना होता है, 360 होता है। वो कैसे, आप देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो यहां से पहले इतना घूमता है, ओके, एक पॉइंट है इधर, तो मैं यहां से, देखो मैं यहां खड़ा था, ये चीज ये पॉइंट इधर है, यहां से मैं इतना घूम गया। जैसे ही मैं यहाँ पे खत्म किया, मैंने यहाँ खत्म किया, मैं वहीं से यहाँ खत्म किया था ना, तो यहीं से स्टार्ट किया, मैं यहाँ तक आ गया, यानी यहाँ से खत्म करके मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। ठीक, फिर मैंने कहाँ खत्म किया था, इस पॉइंट पे, देखो यहाँ खत्म किया था, यहाँ खत्म किया था, जहां खत्म किया तो वहीं से स्टार्ट करके वहीं पहुंच गए उसी लोकेशन पे। ये यानी कि मैंने किया क्या है, कि 3 बार में मैंने एक चक्कर पूरा किया है, 1 2 और 3। और आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी, और नहीं पता होगी तो अभी नोट कर लो आप, कि अगर किसी एक बिंदु के आप चारों ओर एक चक्कर लगा लेते हो तो आप कितना अंश कवर कर लेते हो, 360 अंश, 360 डिग्री। कभी भी किसी एक बिंदु के चारों ओर चलने पे कितना कोण हो जाता है, 360 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये है कि आप त्रिभुज के चारों ओर जो 3 टुकड़ों में गए हो, इसका मतलब है आपने 3 टुकड़ों में कितना कवर किया, 360। आप यहाँ पे चेक करिए, आप यहाँ भी यहाँ से स्टार्ट किए थे बहिष्करण में, पहले आप यहाँ खत्म किए हैं एक बिंदु पे, यहाँ से लोकेशन स्टार्ट करके यहाँ पे आ गए, और जैसे यहाँ आपने खत्म किया था उसी लोकेशन से आपने स्टार्ट करके यहाँ तक आ गए। ये चीज सेम आपने जहाँ खत्म किया तो वहां से आप स्टार्ट करके यहाँ पे आ गए, और सेम जहां आपने खत्म किया था वहां से स्टार्ट करके आप यहाँ पे आ गए। यानी आप चतुर्भुज के बाहर में भी जब आप सभी बाह्य कोणों पे नजर रख रहे हो तो आप एक चीज पा रहे हो कि वो सारे के सारे बाह्य कोण ऐसे एडजस्ट किए गए हैं कि अगर हम बाह्य कोणों को मिला दें, या बाह्य कोणों की हम संरचना की बात करें कि बाह्य कोणों को मिलाने पे कर क्या रहे हैं, तो वो एक वृत्त एक किसी पॉइंट के चारों ओर क्या कर रहे हैं, एक अपना सर्किल पूरा कर रहे हैं। तो इसके भी चारों कोणों का योग हमेशा कितना होना चाहिए, 360। अगर इनको 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 जोड़ें, क्योंकि वो भी एक चक्कर पूरा किए हैं, तो इसी वजह से एक चतुर्भुज के भी सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। मैं यहाँ पे एक और बहुभुज बना रहा हूँ, समबहुभुज बना रहा हूँ, 6 भुजाओं की आकृति का, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। और जो मैंने 6 की 6 सभी भुजाएं एक जैसी ली हैं, ये। अब आप यहाँ पे एक चीज चेक कीजिए, अगर मैं इन 6 भुजाओं को, समबहुभुज जो है आपका, अगर मैं यहाँ पे बाह्य कोण बनाऊं भुजाओं को आगे कर करके, ये चीज, ये इधर, ये चीज, ये इधर, इधर ये, और इधर ये, और देन इधर ये, आप चेक करिए यहाँ भी वही चीज हुआ है, सेम ड्रामा। यहाँ से आप लोकेशन स्टार्ट करके यहाँ पहुंचे, वहां खत्म करके यहाँ पहुंचे, यहाँ खत्म करके यहाँ पहुंचे, यहाँ खत्म करके यहाँ, जहां से खत्म किया वहीं आगे पहुंचे, देन वहीं आ गए, यानी यहाँ भी एक सर्किल किया है। तो चाहे वो षटभुज हो, चाहे वो षटबहुभुज हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, या वो 10 भुजाओं से बनी हुई आकृति हो, चाहे वो 20 भुजाओं से बनी हुई आकृति है, अगर वो बहुभुज है तो उसके बाहर के कोणों का योग क्या होता है, हमेशा सदैव 360 अंश होता है। अगर आप किताब अपनी उठा के देखोगे, एच डी यादव, राकेश यादव, वो एच डी यादव और आर एस अग्रवाल, तो उसमें ये बहुभुज के चैप्टर में तुम्हें सीधा पॉइंट बना लिखा हुआ मिलेगा, जिसका एक्सप्लेनेशन तुमने अभी देख लिया है कि क्यों सभी बहुभुजों के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। एक बात तो समझ में आ गई होगी, क्योंकि सारे के सारे क्या करते हैं, एक बिंदु के चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं। अच्छा, यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन और आपका तैयार हो गया। कभी अगर आपसे एडवांस मैथ के थ्रू एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बताइए किसी बिंदु पर अधिकतम कितने अंश का कोण तुम बना सकते हो, तो कितने अंश का अधिकतम तुम कोण बना सकते हो एक बिंदु के चारों ओर, बताइए, कमेंट करिए थोड़ा जल्दी।
360, ठीक। सौम्या करेंगे लाइन पे 180 अंश का एंगल बनता तो 180 माइनस अंतः कोण बराबर 22। एक मिनट एक मिनट, ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। एक मिनट, सौम्या करेंगे लाइन पे 180 का एंगल बनता तो 180 माइनस अंतः कोण 100। हाँ, वो आप जो कहना चाह रहे हो सौम्या, वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में 2 कंसेप्ट ही होते हैं। तो ये हम कंसेप्ट नंबर 1 की बात कर रहे हो, आप जो है जो बोल रहे हो कमेंट आपने किया है वो कंसेप्ट नंबर 2 है। हम लोग वहीं बोलेंगे, अभी वहां पहुंच रहे हैं। वो बात हो गई जो आप बोल रहे हो वो बहस कोण को निकालने की बात होगी कि हम बहस कोण कैसे निकालेंगे। तो अंतः कोण जो है रहेगा आपके 180 में से अंतः कोण निकाल देना, वो आ जाएगा। भी वहीं पहुंच रहे हैं हम थोड़ी देर में। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बाह्य कोणों की रचना कैसे है, वो बाह्य कोण निकालने वाली बात हम थोड़ी देर में करेंगे। अभी बाह्य कोण एडजस्ट कैसे किए गए हम लोग वो चेक कर रहे हैं। तो बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है, ये अलग बात है। बाह्य कोण को निकालना कैसे वो अलग बात होगी, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी आपको याद रखना है कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। अच्छा, दूसरी चीज इसमें ये याद रखना कि अगर ये सारे के सारे बहुभुज एक जैसे हैं यानी समबाहुभुज हैं, तो ये जो 360 हुआ है यहाँ पे, ये जो 360 हुआ है यहाँ पे, ये एक एक जैसा हो गया होगा। एक एक जैसा हो गया का मतलब है कि जितना इनको मिला होगा उतना ही इनको, उतना ही इनको, फिर ऐसे ही वो आपके चतुर्भुज में एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया होगा, ऐसे इसमें। तो 360 को अगर तुम यहाँ पे 4 जगह बांटोगे तो कितना कितना मिल जाएगा, 90 90 मिल जाएगा। और अगर आप त्रिभुज में बांटोगे तो कितना कितना मिल जाएगा, 120 120 120 मिल जाएगा। और यहाँ बांटोगे तो कितना हो जाएगा, 360 को 6 जगह बांटना है, 60 60 हो जाएगा, 60 60 60। यानी कि समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्यकोण हमेशा बराबर होता है। यानी ये सारे के सारे बाह्यकोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भुजाओं की भी संख्या समान होती है। तो अगर आपसे हम समबाहुभुज ना देके आपको हम एक विषम बहुभुज बना दें, ये त्रिभुज ही बना दिया, ये आपको पता है ये त्रिभुज बना है, तो इसमें भी आप 3 बाह्यकोण बना सकते हो, ये और सॉरी ये और एक ये भी तीनों 360 को कवर करेंगे जोड़ने पे। लेकिन जो ये है और जो ये है ये अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ चेक करिए, यहाँ 90 है क्योंकि ऊपर 90 था ना समकोण था, तो इधर 90 रहेगा, लेकिन ये अलग अलग हो जाएंगे। तो मेन विशेषता क्या है कि समबाहुभुज के बाह्य कोणों जो होते हैं वो सभी बाह्य कोण बराबर बराबर होते हैं और योग 360 होता है। जबकि विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है या विषमबाहु बहुभुज में क्या होता है कि सभी कोणों का योग 360 तो होता है, लेकिन उनके कोण जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। अब पेपर वाले को क्वेश्चन पुटअप करना होता है कि बताइए एक बहुभुज है 10 भुजाओं का या 6 भुजाओं का, उसका बाह्य कोण कितने अंश का है। अब अगर उसने विषम बहुभुज का क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया तो उसे ये भी पार्टिकुलर बताना पड़ेगा कि तुम कौन से वाले बाह्य कोण को पूछ रहे हो, क्योंकि सारे बाह्य कोण अलग अलग हैं। इसलिए उसे क्वेश्चन पूछना है केवल बाह्य कोण, तो वो क्या करता है विषम बहुभुज को ना देके वो तुमसे क्या देता है, समबाहुभुज दे देता है। ये क्योंकि इस बार जो है सारे के सारे बहुभुज कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो इसी वजह से हमने आपको बताया था कि 95% क्वेश्चन कहाँ से आता है, आपके समबाहुभुज से आता है। क्योंकि उस कंडीशन में ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, सारे के सारे अंतःकोण एक जैसे होते हैं, सारे के सारे बाह्य कोण एक जैसे होते हैं। तो एक लाइन बोल देंगे अंतःकोण बताओ तो सारे अंतःकोण निकल के आ जाएंगे, वो बाह्य कोण बोल देंगे तो सारे बाह्य कोण समझ में आ जाएंगे। तो आपको इतने से एक चीज क्लियर हो गई होगी कि इम्पोर्टेंट समबाहुभुज है वो बहुभुज का ही प्रकार है। और समबाहुभुज में होता क्या है, भुजाओं की संख्या समान होती है, कोणों की संख्या समान होती है। एक जो मेन विशेषता जो कंसेप्ट नंबर 1 है वो बहुभुज की होती है, फिर चाहे वो समबाहुभुज हो चाहे विषम बहुभुज है, यानी बाहर के कोणों का योग 360 अंश होना ही होना है। चलिए अब चलते हैं आगे की बात पे। तो मैं कमेंट करके बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन का आंसर बताइए हमें, इतने से क्वेश्चन का आंसर बताएंगी जागृति। जागृति ये बताओ हमें कि अगर एक 10 भुजाओं से हमने बनी आकृति बना ली, 10 भुजाओं से एक हमने समबाहुभुज आकृति बना ली, समबाहुभुज बनाई है, तो उसके बताएं बाहर कितने अंश का कोण बनेगा, यानी उसका बाह्य कोण कितने अंश का होगा। थोड़ा फास्ट कमेंट करना, बताओ हमें कि अगर 10 भुजाओं से हमने एक समबाहुभुज की आकृति बनाई है तो उसमें बाहर कितने अंश का कोण बन रहा होगा। 36 अंश, शाबाश। तो क्योंकि इस बार हम कर क्या रहे होंगे, 360 अंश को 10 जगह बांट रहे होंगे, तो कितना कितना हो जाएगा, 36 36 हो जाएगा। तो इस वजह से एक समबाहुभुज के सभी बाह्य कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं, और वो सब एक जगह एक जैसे बढ़ जाते हैं, और जितनी भुजाएं होती हैं उतनी भुजाओं में बढ़ जाता है वो। चलिए, तो इसके बाद अब हमें
मेन चीज, ये कंसेप्ट हमें समझ में आ चुका है। अब हमें यहाँ से पहुंचना है अपने आउटपुट पे कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा वो। तो हमसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि 20 भुजाओं से बनी एक समबाहुभुज की आकृति है, उसका बाह्य कोण बताओ। आप समझ गए होंगे कि हमें क्या बेवकूफ बना रहा है, 20 भुजाएं दे दी हैं, यानी कि वो हमसे, अगर आप कंसेप्चुअली उसको समझ पा रहे होगे तो तुम ये समझ रहे होगे इस बंदे ने किया क्या है, 20 जगह जो है उस बहुभुज को, उसके बाहर वाले कोणों के योग को 360 को बांट दिया है। यानी उसने उसको 20 जगह, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसे 20 बार में एक चक्कर पूरा किया है। तो तुम करोगे क्या, उस 360 में 20 का भाग दे रहे होगे, क्योंकि समबाहुभुज का क्वेश्चन है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 18 अंश। यहां से आप दूसरी जगह पहुंच गए हो कि जो समबाहुभुज के बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है, प्रत्येक बाह्य कोण क्यों लिख पा रहा हूं, क्योंकि वो समबाहुभुज है, सब जैसे एक जैसे होंगे। वो 360 अंश बटे n होता है। ये आपको एच डी यादव, आर एस अग्रवाल या कोई सी भी किताब में अगर आप बहुभुज का चैप्टर उठाओगे तो आपको ये फॉर्मूला के रूप में वहां मिल जाता है कि प्रत्येक बाह्य कोण अंश का मान कितना होता है, यानी समबाहुभुज का बाह्य कोण कितना होता है। तो वो होता है 360 बटे n। क्यों होता है, अब आप ये बात समझ पा रहे होगे कि 360 चूंकि योग है, n चूंकि भुजाएं हैं, चूंकि सभी जगह बराबर बराबर बांटना है, तो n का भाग दे दो, वो फॉर्मूला बन जाता है। अगर कभी फॉर्मूला भूल भी जाओ तो आप ये लॉजिक याद रखना, एक कंसेप्ट याद रखना कि ऐसा ऐसा ड्रामा हुआ था, इस वजह से हमें n का भाग देके निकालना है। हमारे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा कि 360 बटे n एक समबाहुभुज के बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है। अगर किसी को डाउट हो तो अभी जल्दी से कमेंट करो। बताओ ऋषि आ गया, आलोक भाई साहब आ गया आपको? फिर इसके बाद आगे चलो, थोड़ा फास्ट किया करो कमेंट, कहाँ रख के भाग जाते हो। ओके ठीक, चलो ठीक ठीक। तो एक जगह तो हम पहुंच चुके हैं, एक कंसेप्ट भी पढ़ लिया, एक फॉर्मूला भी पढ़ लिया, हम बाहर के कोण तक पहुंच गए हैं। दूसरी चीज इस चैप्टर में पूछता क्या क्या है, पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। एक पूछता है हमसे बाह्य कोण, एक पूछता है हमसे अंतः कोण, एक पूछता है हमसे विकर्ण की संख्या, और इसके बाद बाह्य कोणों का योग और अंतः कोणों का योग। ये हमसे 4-5 क्वेश्चंस पूछता है। तो बाहर का कोण हमें मिल गया। चलिए, अच्छा अगर मैं कहूं कि 36 भुजाएं हैं तो कितना होगा बाहर का कोण? 36 भुजाएं हैं तो 36 जगह बढ़ जाएगा, 10 अंश हो जाएगा, समझ पा रहे होगे खैर आप। अब आप अंतः कोण कैसे निकालोगे, ये है कंसेप्ट नंबर 2, जो बीच में सौम्या बोल पड़ी थी कि ऐसे तो निकाल सकते हैं। अब हमें, आप अब बाहर अंतः का कोण जो है तो तब निकाल पाओगे जब आपके पास बाहर का कोण है। तो ये कंसेप्ट नंबर जो 2 है वो है क्या, ये आप समझिए कि अगर आपके पास कभी कोई बहुभुज बना हो, कोई सा भी बहुभुज बना हो, और ये भी बहुभुज की विशेषता है ना कि समबाहुभुज की विशेषता है, यानी कि सम में भी होता है और विषम बहुभुज में भी होता है। समबाहुभुज विषम बहुभुज में केवल एक ही अंतर है कि उनके कोण अलग अलग हो जाते हैं बस। तो ये जैसे आपका एक हमने समबाहुभुज बनाया, तो कंसेप्ट नंबर 2 है क्या, वो ये कहता है कि जब आप भाई साहब एक भुजा को आगे बढ़ाते हो, जैसे भुजा आपने आगे बढ़ाई है, तो यहाँ पे जो आपका ये अंदर का कोण बनाता है, जो बाहर का कोण बनाता, इनमें भी एक संबंध होता है। वो कहते हैं क्या संबंध होता है, तो वो ये कहते हैं कि आपने जो ये कोण बनाया था, या आपने जो सीधी भुजा को करके बनाया था, यानी आपने एक सीधी लाइन खींची थी तब जाके आपका ये जो है कोण बना था। और ये सीधी भुजा है वो ऋजु कोण को बताती है। तो ऋजु कोण जो है आपका होगा, सीधी भुजा ऋजु कोण को बता रही है। इसका मतलब है कि जो आपके बाहर का कोण है, बाह्य कोण जो है, और जो आपके अंतः का कोण है, इन दोनों का योग हमेशा कितना होता है, 180 अंश होता है। चाहे इधर सिचुएशन बना लो, चाहे वो सेम इधर कर लो, अंतः कोण बाह्य कोण बराबर 180। इधर भी जो आपका आपका ये जो अंतः कोण होगा, ये वाला, ये जो बाह्य कोण होगा, इनमें भी सीधी लाइन ही आती है। तो कंसेप्ट नंबर 2 ये कहता है कि हमेशा किसी भी समबाहुभुज में या किसी भी बहुभुज में भी अंतः कोण और बाह्य कोण का योग जो है हमेशा हमेशा कितना होता है, 180 अंश होता है। ये कंसेप्ट नंबर 2 है। और ये भी बात याद रखना, ये समबाहुभुज की विशेषता नहीं बल्कि दोनों बहुभुजों की विशेषता है, यानी कि एक बहुभुज की विशेषता है कि अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। सिर्फ ये दोनों ही चीजों को लेके इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर अभी हम तुम्हें बाद में क्वेश्चन बताएंगे, आज ना हो पाएगा तो कल की क्लास में बताएंगे, आज के छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, कि आप देख पा रहे होगे कि तुम भी अचंभे में पड़ जाओगे कि इन केवल 2 खास चैप्टर्स, केवल 2 कंसेप्ट को लेके कितना बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है। तो अभी हमें क्या कह रहे थे कि अगर आपके पास भुजाओं की संख्या है
तो आप बाहर के कोण तक तो यहाँ से पहुंच जाओगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भुजाओं की संख्या है मान लीजिए 36 भुजाएं हैं, और मैं समबाहुभुज की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आता है। तो बाहर के कोण तक आप पहुंच चुके होगे, 10 अंश आ गया होगा, आपने 36 का भाग दिया होगा, 36 धाम की 360, तो आप बाहर के कोण पे पहुंच पा रहे होगे, वो हो गया होगा आपका 10 अंश। अब लेकिन पेपर में तो ये पूछा था कि 36 भुजाओं से बनी हुई एक समबाहुभुज की आकृति, उसके अंतः कोण को बताइए। तो आप सबसे पहले करोगे कि आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आपको अंतः कोण का फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आप बाहर का कोण निकालोगे पहले, मन में बहुत जल्दी लग जाएगा, 360 में ही भाग देना है, 10 अंश आ जाएगा। जैसे ही 10 अंश आएगा, वो अपना दिमाग लगाना है कि उसका अंतः कोण 10 है, यानी कि सॉरी बाहर कोण कोण उसका 10 है, और सारे के बाह्य कोण जितने होंगे वो सब 10-10 अंश के ही हुए होंगे, क्योंकि वो एक समबाहुभुज की आकृति है। अब आपको अंतः के कोण पे जाना है, अंदर के कोण पे जाना है, अंतः कोण पे जाना है, और एक सीधी लाइन बनी हुई है वहां पे, दोनों का 180 है। तो आप करोगे क्या, उस 180 में से 10 को हटा देना, तो आप अंदर के कोण पे आ जाओगे। तो अंदर का कोण कितना हो जाएगा, 170 अंश। यानी इस फॉर्मूले में आप मान रख देना, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, ये इतना ये लॉजिक है कि दोनों का योग 180 होता है, बाहर का 10 तो अंदर का 170, अंदर का 10 तो बाहर का 170, सीधा हो जाएगा। तो बाहर का है आपका 10 अंश, तो अंतः कोण हो जाएगा, यहाँ पे आप मान रख के कर लेना, वो ये लॉजिक से लगा लेना कि अंतः कोण का मान हो जाएगा 170 अंश, क्योंकि बाहर कितना 10 है। तो यहाँ से आप अंदर के कोण पे आओगे, पहले बाहर कोण निकालोगे फिर एक। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ओरली, आप इस क्वेश्चन को लगा के दिखाएं। सबसे पहले कौन लगा रहा है, लिखिए क्वेश्चन कि 15 भुजाओं से बनी हुई एक समबाहुभुज आकृति है, 15 भुजाएं हैं और समबाहुभुज आकृति है, उसका अंदर का कोण बताना है कितना है, लगाइए जल्दी। 15 भुजाओं से बनी हुई समबाहुभुज आकृति क्या है, कि समबाहुभुज आकृति का अंतः कोण क्या है। जी आंसर आया है, लव का 156, सुबी 156, अंजलि दुबे 156, ऋषि 156, सबका 156 आ रहा है। ओके ठीक ठीक, सबको मतलब समझ में आ चुका है। निशा 156, तो ये कैसे आ गया 156 आपका आंसर, आपने कैसे किया होगा। सबसे पहले तो आपने किया क्या है, 360 अंश में आपने भाग दिया है, 360 बटे आपने किया है, भुजाओं की संख्या कितनी बोली 15, तो 15 बार जो है वो बाहर बाहर बटा होगा, यानी क्योंकि सर्किल में उसने 360 कवर किया है, तो 15 दूनी 30, 15 चौके 60, यानी बाहर है 24, तो अंदर कितना हो जाएगा, 180 में से 24 हट जाएगा, 6 बचे, 3 बचे, 5 156। यानी आप अंतः कोण का फॉर्मूला समझ गए होगे कि अंतः कोण बराबर होता है बाहर सॉरी अंतः कोण बराबर होता है 180 माइनस बाहर का कोण। अब किताबों में क्या लिखा रहता है, ये आ गया होगा तुमको। अब किताब में क्या लिखा रहता है, किताब में लिखा रहता है बाहर के कोण का फॉर्मूला क्या रहा लिखा होगा किताब में, ये आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, बीच बीच में ध्यान रखना, क्योंकि देखो मैंने हिसाब कर दिया, आप लिख नहीं पाओगे। अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 100। हालांकि ये क्लास आज सेव हो रही है, तो तुम्हें क्लास 2-3 बजे तक मिल जाएगी, तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बाह्य कोण का मान है 360 बटे एन। अब बुक में फॉर्मूला लिखा होगा अंतः कोण का, जो तुम अभी अभी निकाल चुके हो, कि हम तो पहले बाहर का कोण निकालेंगे, 180 में से घटा देंगे। वो फॉर्मूला बुक में क्या लिखा है, वो इसको एडजस्ट करके लिखे हुए हैं, 180 में से वो घटाए हैं बाहर का कोण, और बाहर के कोण को क्या लिखे हैं, वो ये इस फॉर्म में नहीं होगा किताब में, इसको वो सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, वो 180 अंश को 180 को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 180 से 360 कटेगा 2 बार बटे एन, एन का इसमें गुणा करेंगे, n-2 बटे एन इंटू 180। किताब में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, बाह्य कोण अंतः कोण बराबर n-2 अपॉन n इंटू 180, या यहाँ पे लिख लेते हैं 2 सम कोण भी लिखा होगा, ये कैलकुलेशन सही है, 180 1 2 n-2 अपॉन n 180। अब बुक में ये फॉर्मूला याद करो कि अंतः कोण निकालना है, तो भुजा की संख्या कितनी थी 15 -2 बटे 15 गुणे 180, 15 एकम 15, 3 18, 15 दूनी 30, ये बचे कितने, 15 में से 2 गए 13 गुणे 12, 12 × 36, 12 एकम 12 3 15, 156। और फॉर्मूला भूल गए तो फिर खत्म है आपकी कहानी। तो फॉर्मूला लगाना ही नहीं है हमें, हम कहाँ लगाएंगे, हम पहले निकालेंगे बाहर का कोण और दूसरे कंसेप्ट का यूज करेंगे, हम 180 में से घटाएंगे तो अंतर के कोण पे आ जाएंगे। दो ही कंसेप्ट होते हैं और दोनों कंसेप्ट बहुभुज के होते हैं, ना कि समबाहुभुज के होते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है समबाहुभुज से, ना कि विषम बहुभुज से, उसका भी तुम्हें रीजन पता चल गया, क्योंकि समबाहुभुज से निकालोगे तो उसमें सारे के सारे बाहर के कोण, सारे के सारे अंदर के कोण समान होंगे, और विषम बहुभुज में अलग अलग होता है, तो वो समबाहुभुज ही पूछते हैं। तो आप फिर भी ये लिखना है, तुम्हें यूज नहीं करना है, फिर भी तुम्हें लिखना है। क्यों? क्योंकि पेपर वाले करते क्या है, कई बार क्वेश्चन यही पूछ लेंगे
कि एक समबाहुभुज में n भुजाएं हैं, उसका आप मान बताएं, यानी उसके अंतःकोण का मान बताएं। तो पेपर में फॉर्मूले में यही लिखा होगा n-2/n × 180। उस कंडीशन में भी अगर आप जो है नहीं आपको लिखना है, तब आप क्या करना है एग्जाम में 360/n लिख देना उधर, और 180 - 360/n थोड़ा डेरिवेशन करोगे एक दो लाइन का ऐसे, तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। तो याद करने की लास्ट टाइम जरूरत तो रखेगी नहीं। अच्छा, एक चीज और याद रखना, यहाँ पे समकोण 180 को प्लेस करके रिप्लेस करके वो यहाँ पे दो समकोण लिख देता है। तो कई बार तुम्हें बुक्स में आंसर में ऑप्शंस में आपको ऐसे मिलेगा n-2 × 2 समकोण, उसका मतलब यही होता है। तो ये किसी समबाहुभुज के अंतःकोण का मान होता है, ये समबाहुभुज के बाह्यकोण का मान होता है। सब आप लोग समझ चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो इसको। ठीक, तो ये कहानी हो गई हमारी बाह्यकोण की, अंतःकोण की, कंसेप्ट नंबर 1 की, कंसेप्ट नंबर 2 की। हम लोग इसके आगे चल रहे हैं, इसके पहले 1 मिनट में इसको रिवाइज करो। बाहर के कोणों का योग 360 समबाहुभुज में होगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा, वो निकालेंगे, भुजाओं का भाग देंगे, तो हमें बाहर का कोण आ जाएगा, 180 में से घटाएंगे, अंतर का कोण आ जाएगा। कंसेप्ट नंबर 2 ये है कि बाहर के कोण अंदर के कोण को जोड़ते हो तो वो 180 अंश आ जाता है। चलिए, इतना हो गया हमारा खत्म। अब तीसरी चीज आपको याद रखनी है, 2 क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। बाह्य कोण कैसे निकालोगे, 360 में n का भाग देके। अंदर का कोण कैसे निकालोगे, बाहर के कोण को निकाल के 180 में से घटा देंगे। तीसरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि बाहर के कोणों का योग क्या होता है। ये क्या चीज है बताओ, कितना होता है, इसको कौन से, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कमेंट करिए, जिसे आ जाए वो कमेंट करके लिखिए। बाह्य कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, बाह्य कोणों के योग का फॉर्मूला क्या होता है। बताओ प्रदीप, बताएं बाह्य कोणों के योग का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए, जैसे आ रहा वो कमेंट करे, बाह्य कोणों के योग का फॉर्मूला क्या है। किसी को नहीं आ रहा बाह्य कोणों के योग का फॉर्मूला। दो लोग ने कमेंट किया है, और लव कहाँ गए, 360, शाबाश, गधे हो तुम लोग। बाह्य कोणों के योग का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, बाह्य कोणों का योग का कंसेप्ट होता है कि वो 360 होता है। आप फॉर्मूले बताने लग गए। प्रदीप ने आंसर सही दिया है कि बाह्य कोणों के योग का फॉर्मूला नहीं होता है, बल्कि उनका कंसेप्ट होता है। वो होता कितना है, 360 अंश। आया समझ में, ये तो अंतःकोण का था। ठीक, गजब भाई साहब। तो समझ गए होगे कि बाह्य कोणों का कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो एक कंसेप्ट है आपके, कि बाहर के कोणों को आप जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा, 360, उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो ये याद रखना आप कि बाहर के कोणों का फॉर्मूला। तो कभी ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है तुम्हें। अगर कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें फिर भी लिख दें वो कि 20 भुजाओं से बनी हुई समबाहुभुज आकृति, उसके बाह्य कोणों का योग बताओ, अब बिना सॉल्व किए 360 लगाना। तो लिख दे 25 भुजाओं से बनी हुई आकृति समबाहुभुज है या विषम बहुभुज है, तब भी आप बाह्य कोणों का योग 360 ही लगाओगे, वो चेंज नहीं होता है, वो हमेशा फिक्स होता है, 360 है। ये ध्यान रखना आप किसी भी किताब में जब आप ये चैप्टर लगाओगे, आप रिवाइज करोगे, किसी भी बुक से लगाओगे, उसमें ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा ही मिलेगा, देख लेना, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन में क्या पढ़ना है, हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। क्या कमेंट कर रहा है, गिना है, घिना है हम लोग, ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन है हमारा, वो हमें इसमें पढ़ना है, अंतःकोणों का योग कैसे निकालोगे आप। अंतःकोणों का योग कैसे निकालोगे। तो जब तुम्हें एक अंतःकोण मिल जाएगा, जैसे देखो सारे, जैसे तुम कॉपी रखी हो, तुम लास्ट क्लास की, हमें पता है, और तुम उसी लास्ट क्लास की कॉपी को देखती हो, सारे आंसर फॉर्मूले बता रहे हो, ऐसा ही है ऋषि। ठीक ठीक ठीक, तुम्हें आती भी है। चलिए अभी सवाल बोलेंगे हम तो पता चलेगा तुम्हें आते भी हैं। तो अंतःकोणों का योग कैसे निकालना है, ये ध्यान रखिए। अंतःकोणों का योग हम तब निकाल पाएंगे जब हमें अंतःकोण पता होगा। अभी भी हम अंतःकोण निकाल लेते, कैसे, बाहर 360/n से बाहर का, 180 में से घटाए थे अंदर का। अब अगर कोई हमें ये बता दे
कि वो तीन भुजाओं की आकृति है, वो अंदर का कोण इतना है, कोई भी है, फलाना है, कोई भी कुछ है, मान लीजिए ये लिखा है, कोई अंदर का कोण ये है, और उसमें कोई बता दे कि उसमें तीन कोण है, तो हम तीन का गुणा कर देंगे तो हमें अंतः कोणों का योग पता चल जाएगा। अगर कोई कह दे कि उसमें चार भुजाएं हैं और प्रत्येक कोण जो है वो इतना है, तो हम उसमें चार का गुणा कर देंगे, हमारा अंतः कोणों का योग आ जाएगा। लेकिन मेन समस्या ये कि हमें बाहर का कोण कैसे मिलेगा, वो अभी अभी हमने निकाला था। आप 180 माइनस 360 बटे एन से बाहर का कोण निकालोगे, भुजाओं की संख्या तुम्हें दी गई होगी। इसको तुम सॉल्व करे थे तो तुमने 180 को कॉमन लिया था, 1 आया था, 2 आया था, एन आया था, एन माइनस 2 आया था, एन आया था, देन 180 का मल्टीप्लाई किया था। ये तो हो गया था प्रत्येक अंतः कोण। अब चूंकि जो भी आप क्वेश्चन लगा रहे होगे, जितनी भी भुजाओं का क्वेश्चन लगा रहे होगे, उसमें एन भुजाएं होंगी, तीन भुजाओं का लगा रहे हो तो तीन भुजाएं होंगी, चार भुजाओं का लगा रहे हो तो चार भुजाएं होंगी, तो ये प्रत्येक अंतः कोण होगा। और उसमें जैसे ही आप एन का गुणा करोगे तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा एन माइनस टू इंटू 180, ये उस बहुभुज के अंतः कोणों का योग हो जाएगा। एक बहुत बड़ी चीज निकाल ली तुमने, अंतः कोणों का योग, यानी कि ये चीज निकाल ली तुमने, इसका योग, इसका योग, इसका योग, इसका 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 योग, चाहे वो समबाहुभुज हो चाहे वो विषमबाहुभुज हो। लेकिन ये विषमबाहुभुज में, समबाहुभुज में होगा, क्योंकि तुम 360 बटे एन किए हो, सारे के सारे बराबर माने हैं, तो ये समबाहुभुज में ही लगाना सबसे बेटर तभी होगा। तो n माइनस टू इंटू 180 ये फॉर्मूला है, किताब में तुम्हें ये मिलेगा n माइनस टू इंटू 180। तुम भूल जाओगे तो घबराना नहीं। आप करोगे कैसे, मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया आपसे, 36 भुजाएं हैं, उसके अंतः कोणों का योग क्या है, तो तुम कहोगे 36 भुजाएं हैं, बाहर बाहर 36, 36 बार बट गया होगा, 360 बटे 36, यानी बाहर का हो गया साफ 10, बाहर का हो गया 10, तो अंदर का हो गया 170, अंदर का हो गया 170, तो सदस्य में जो है 36 भुजाएं हैं, तो 36 गुणे 170 इसके अंदर का कोण हो जाएगा, अंदर के कोणों का योग हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले से लगाओगे तो 36 भुजाएं हैं, 36 माइनस 2 गुणा 180। अब इसमें 34 गुणे 180 करना है, वहां पे आपको 36 गुणे 170 करना है, दोनों का समान आते हैं, एक बार चेक करिए कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। 17 छक्के 102 हासिल 10, 17 3 51, 51 10 61, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0, 18 चौक 72 हासिल 7, 18 एकम 18, 18 दूनी 54, 18 ती 18, 18 एकम 18, 36, 18 ती 54, और 54 और 7, 7 4 11 61, ओके सही है। तो चाहे आप फॉर्मूले से लगा दो तो भी आंसर सेम आएगा, फॉर्मूला n माइनस टू इंटू 180, और आप अपने कंसेप्ट से लगाओगे बाहर का कोण, देन फिर अंदर का कोण, फिर उतने ही कोणों का आप गुणा कर, उतनी ही भुजाओं का गुणा कर दोगे, तब भी आप निकाल लोगे। तो फॉर्मूला भूल जाए तो ना घबराना, लेकिन फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि छोटा सा फॉर्मूला है, n माइनस टू इंटू 180। फॉर्मूले जो होते हैं वो भूल जाते हैं, मैं ये बात बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, इससे सहमत हूँ। तो आप ये तरीका याद रखना, बाहर का फिर अंदर का, दोनों कंसेप्ट याद रखना। पहले भुजाओं का भाग दिया तो बाहर का, 180 में से घटाया अंदर का, और उतने ही आपके भुजा कोण होंगे, उतनी ही भुजाएं होंगी तो उतने ही कोण होंगे, तो भुजाओं की संख्या का आप उसमें गुणा कर देना। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको भी लिख लेना। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया आपका n माइनस टू इंटू 180, यानी कि आपके अंतः कोणों का योग आ गया इससे। चलिए अभी एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को लिखिए जल्दी से, तो इस क्वेश्चन को लगाइए। लिखिए क्वेश्चन कि 45 भुजाओं से बनी हुई एक समबाहुभुज आकृति है। 45 भुजाओं से बनी हुई एक समबाहुभुज आकृति है, तो उसके अंतः कोणों का योग क्या होगा, तो उसके अंतः कोणों का योग क्या होगा तथा अंतः कोण क्या होगा, दोनों चीज बतानी है आपको। उसका प्रत्येक अंतः कोण कितना होगा, उसके अंतः कोणों का योग क्या होगा, लगाइए। क्वेश्चन है 45 भुजाओं से बनी हुई एक समबाहुभुज आकृति है, उसके अंतः कोण का योग क्या होगा, अंतः कोण क्या होगा। लव कह रहे हैं 77 40, कैलकुलेटर यूज तो नहीं कर रहे हो तुम, ओके। और लगाइए, और किसका आंसर आ रहा है, तो इसी का भी 77 40 172, ओके। और नहीं आया किसी को,
सो भी बस सही 77 40 योग। ओके, चलिए सबका आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि आपने फॉर्मूले को कैसे लगाया है। तो चूंकि भुजाओं की संख्या 45 दी गई थी, तो 360/45 का यूज करते हुए 9 पंचे 45, 9 चौके 36, 5 अट्ठे 40, 8 अंश बाहर का कोण आप निकाल चुके होंगे कि 8 अंश है। इसके बाद आप अंदर का कोण निकाले होगे, 172 अंश हो जाएगा, 180 में से घटाओगे, देन 45 का गुणा कर दोगे तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। 45 का गुणा कैसे करोगे आप? 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36, 5 एकम 5 3 8, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 और 2 6। सो 0 8 6 14, 8 16 1 17, 6 77 40 योग हो जाएगा। और ये 172 आपके बाहर के कोण का अंदर के कोण का मान आ गया था। क्योंकि एक आपके समबाहुभुज था, तो यानी कि इसमें दोनों के सारे कोण जो है अंदर के बराबर होंगे, और प्रत्येक कोण जो है 172 अंश का होगा, और इनका योग कितना हो जाएगा आपका? 77 40 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो ये तो 4 क्वेश्चंस आपको खास तौर पे याद रखने ही रखने हैं। मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस करा दूंगा, आपके 1-2 क्वेश्चंस और बोल दूंगा आपको। इसके बाद हम इन्हीं क्वेश्चंस को रिवर्स फॉर्म में पढ़ना है। फिर एक पार्ट और रह जाएगा, एक एक क्वेश्चन और रह जाएगा इसका, विकर्णों की संख्या का। उसमें कुछ खास कंसेप्ट है नहीं, उसमें केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये लगभग लगभग क्लास अपनी खत्म ही हो चुकी है। ऋषि, खुली कैलकुलेटर यूज ना करो। ओके, ठीक ठीक। लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए कि एक समबाहुभुज का अंतःकोण 171 अंश का है, 171। तो उसमें कितनी भुजाएं हैं? तो उसमें कितनी भुजाएं हैं? एक समबाहुभुज का जो है आपका अंतःकोण है, इंटीरियर एंगल है, केवल एक इंटीरियर एंगल है, वो 171 डिग्री का है। तो उसमें कितनी भुजाएं हैं? आपसे भुजाएं जानना चाह रहा है। ऋषि 40, प्रदीप 40, ओके, लव 40, सौम्य 40, शाबाश। ठीक, 40 आंसर रहेगा। कैसे किया है आपने? देखो, 171 आपके पास अंतः का कोण है, तो आप पता चल गया होगा यहाँ से कि इसमें बाहर का कोण कितना होगा? 9। क्यों होगा बाहर का कोण 9? क्योंकि उसमें दोनों का योग जो है हमेशा 180 होता है। और बाहर का अगर 9 है, तो उस हिसाब से उसमें भुजाएं कितनी हो गई होंगी? 9 बाहर का है का मतलब है 9 9 9 9 सबको मिला हुआ है, और 360 बटा हुआ है, तो कितनी बार बटा हुआ है उसमें आप 9 का भाग दे दोगे, 9 चौके 36, तो उसमें भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 40। तो वही क्वेश्चन रिवर्स फॉर्म में आता है। पहले भुजा से आप अंतः कोण तक ले गए थे, आपको अंतः कोण से आपको भुजा तक लेके गए हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि क्वेश्चंस अच्छे अच्छे सेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये आ गया होगा सबको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक समबाहुभुज एक समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग, एक समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश है। एक समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश है, तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी? लगाइए क्वेश्चन। तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी? एक समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश है, तो उसमें भुजाएं कितनी होंगी? सौम्या यानी 360 भुजाएं होंगी। करिए और कमेंट करिए। एक समबाहुभुज के, लव कह रहे हैं कितनी भी हो सकती हैं, प्रियंका कह रही 360, ऋषि कह रहे नहीं बता सकते। बताइए, और बताइए, और भी लोग जुड़े हैं, क्या आंसर है इसका?
एक, मैंने क्वेश्चन बोला था एक समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश है, तो उसमें कितनी बना सकते हैं? और कोई कमेंट नहीं कर रहा है? प्रियंका 360/n। सुनिए, जो लोग ये आंसर बता रहे हैं हाँ वो घिने हैं फिर से, क्योंकि इसका आंसर जो है ऑप्शन में अगर मिलेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है तो वो टिक कीजिएगा आप, क्योंकि 360 अगर बाह्य कोणों का योग है तो वो कितनी भी भुजाओं पे पॉसिबल है, तीन से ज्यादा होनी चाहिए, ध्यान रखना, दो भुजाओं से तो समबाहुभुज बनता ही नहीं है। तो ऑप्शन में अगर तीन से ऊपर कोई भी है वो सारे के सारे आंसर माने जाएंगे, ये ध्यान रखना आप। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन में अगर आंसर ऐसा है 3, 4, 5, तो आप लिखोगे डी ऑप्शन में ज्ञात नहीं किया जा सकता है वो वाला। और अगर ए ऑप्शन मिल जाएगा कि वो सभी, तो फिर उन सभी पे टिक कर देना, ध्यान रखना, क्योंकि 360 जो है वो सभी में रहेगा। लब का आंसर सही था, लब कह रहे थे कि लब का कमेंट था कितनी भी हो सकती हैं, ओके। तो ये कैसे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं नहीं, लेकिन अगर आपसे कभी वाइवा में कभी ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ ले तो आपसे वो कंसेप्ट जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि तुम्हें ये अंदर तक कितना याद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सो हमने कहीं एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो भी, अभी हमने देखो पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरी ये जो एक्सप्लेन करना होगा तो मैं पूरा फिर से पूरी क्लास 1 घंटे की रिवाइज करनी होगी कि क्यों जो है बारह कोणों का एक 360 होता है। तो इस वीडियो को फिर से देखना तुम एक बार, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि क्यों जो है बाहर 360 अंश होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि एक समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग, एक समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग, एक समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग 1440 है। एक समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग 1440 है। तो तो उसका प्रत्येक अंतः कोण कितना होगा? तो उसका प्रत्येक अंतः कोण कितना होगा? यदि उसके सभी अंतः कोणों का योग कितना है? 1440 है, तो उसका प्रत्येक अंतः कोण कितना होगा? लगाइए। लब कह रहे हैं 60। मैंने अंतः कोण पूछा है। सौम्य कहीं नहीं लगेगा, शाबाश। 120 आंसर सही है, लब का ऋषि का लग जाएगा, क्वेश्चन आंसर 120 है। देखो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से सेट कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो। मैंने आपको दिया है अंतः कोणों का योग 1440, ओके। अब आप पहले कंसेप्ट के थ्रू नहीं आ सकते हो कि तुम सोचो 360 में भाग दे देंगे एन मिल जाएगा, आपको तो योग पता है ना, नहीं कर पाओगे। जब कभी ये सिचुएशन आ जाए तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, अभी अभी बताए थे। सर जी आप तो कह रहे थे फॉर्मूला याद नहीं करना, फिर ये कहाँ से हमें याद ही नहीं रहेगा। बिल्कुल कह रहे थे कि याद नहीं करना, तो फिर आप वहां पे डेरिवेशन करना है एग्जाम में, क्या करोगे कि 360/n बाहर का, सर जी कहते बाहर का निकालना, हमने बाहर का निकाल लिया, चूंकि भुजा नहीं है तो ऐसे ही लिख लेना। फिर सर कहते थे अंदर का निकाल लेना, तो लो हमने अंदर का निकाल लिया। फिर सर कहते थे कि योग दिया है तो इनका गुणा कर लेना, बराबर में 1440 लिख देना। यानी आप वहां पे डेरिवेशन कर रहे होगे और फाइनली आप यहीं खड़े हो जाओगे। तो फॉर्मूला याद कर लेना, थोड़ा सा बेटर रहेगा, और नहीं करोगे तो इतना फिर दिमाग रहना कि आप कर लेना। 18 × 144, n-2 इतने हैं, n बराबर हो जाएगा आपके 10। यानी आप वहां से फॉर्मूले के थ्रू या उस कंसेप्ट के थ्रू आप संख्याओं पे पहुंच जाओगे कि भुजाओं की संख्या कितनी है, 10 है। और भुजाओं की संख्या 10 है तो वो अंतः कोण जो है वो 1440 जो योग करके रखा हुआ है, वो 1440 10 जगह बटा हुआ है। तो आप 10 जगह का भाग दे देना, तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? 144। तो 144 + 44 वो 10 जगह होगा आपका। मैंने गलत किया कुछ? तुम लोग का तो 120 आंसर आ रहा है, चेक कर लीजिए कुछ गलत किया है। 10 तो 36, ओके सही है, हमारे 144 ही आएगा। गलत बता रहे हो तुम लोग, ठीक।
ऋषि करे समझा दो। देखो ऋषि, सबसे पहले ये योग दिया गया ना अंतःकोणों का योग, तो n-2 इंटू 180 करोगे आप, बराबर में 1440 लिख लोगे। फिर n-2 इसको सॉल्व करोगे तो आपको n का मान मिल रहा है, आपका आंसर आ रहा है n का मान 10। और n का मान अगर आपके पास 10 आ जाएगा तो फिर वहां से आप 1440 योग है, सभी 10 लोगों का योग है, 10 बार जुड़ा था वो, तो मैंने 10 का भाग दे दिया। ओके, 8-2 बराबर 6 कर गए थे हम, ठीक है, वो घटाना नहीं है, वहां पे जोड़ना है, ठीक है। और आगे सबको कमेंट कीजिए जल्दी। ठीक ठीक ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। शाम को पीडीएफ मिलेगी तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप वहां से रिवाइज कर लेना। चीजें होनी यही हैं, बाहर का कौन पूछा जाएगा, अंदर का कौन पूछा जाएगा, बाह्य कोणों का योग पूछेगा, अंतःकोणों का योग पूछेगा, या विकर्णों की संख्या पूछेगा, ठीक है। इन्हीं चीजों से होना है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा टर्न होता रहेगा। कभी आप उधर से आओगे, आपको भुजाओं की संख्या होगी, या बाहर का कौन निकालोगे, फिर अंदर का कौन निकालोगे। आपको 22 डबल आती है, आवाज जो है 2 बार सुनाई देती है, ऐसा कुछ है नहीं, ओके ठीक ठीक। तो क्या बता रहे थे हम, हाँ, ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, कि या तो आपका क्वेश्चन बाहर आपके भुजाओं से दिया जाएगा, सीधे क्वेश्चन होगा भुजाओं से, अगर आपको भुजा मिल गई तो फिर आप बाहर के कोण तक पहुंच जाओगे, बाहर के कोण पे पहुंच जाओगे, फिर आप अंदर के कोण पे पहुंच जाओगे, फिर आप योग योग सब निकाल लोगे। और एक क्वेश्चन था रिवर्स, यानी आपको बाहर का कोण दिया होगा, आपको भुजाओं तक पहुंचना होगा, आपको अंतः कोण दिया होगा तब आपको भुजाओं तक पहुंचना होगा, योग दिया गया होगा। तो दो प्रकार के क्वेश्चंस होते हुए रिवर्स क्वेश्चन ही है। अगला क्वेश्चन लिखिए, 5 मिनट और मैं क्लास लूंगा, फिर से खत्म कर रहा हूँ। लिखिए अगला क्वेश्चन। एक समबाहुभुज, एक समबाहुभुज का बाह्य कोण, एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 30 अंश का है, एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 30 अंश का है, तो उसके अंतः कोणों का योग क्या है, तो उसके अंतः कोणों का योग क्या है। बाहर का कोण दे रखा है मैंने आपको 30 डिग्री, और अंदर के कोणों का योग पूछ रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। बताइए कितना आ रहा है। 1800, 1800, ओके। ये 1800 ऐसे आएगा चूंकि 30 बाहर का है, तो अंदर का हो जाएगा आपका 150, 30 50 180। और यहाँ पे योग निकालने के लिए आपको भुजाओं की संख्या भी पता करनी होगी। देखिए कुछ लोग कमेंट कर नहीं रहे हैं इसमें, शायद उन्हें समझ में ना आ रहे हो, आप वीडियो को एक बार और देख लेना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन आसानी है। क्वेश्चन में आपसे दिया गया था कि बाहर का कोण मैंने आपको 30 दे रखा है, और योग पूछ लिया है अंदर का, अंतः कोणों का योग। तो चूंकि बाहर का 30 है तो हम पहले भुजाओं तक पहुंच जाएंगे, 12 भुजाएं कितनी आ जाएंगी आपकी, 12 भुजाएं। अब 12 भुजाएं यानी कोण भी उसमें कितने होंगे, 12 कोण होंगे। और प्रत्येक अंदर का कोण है कितना, 150 का। कैसे 150 का है, क्योंकि दोनों का योग बाहर और अंदर का होता है 180, तो 130 वो है तो 150 ये हो जाएगा। और सारे के सारे 150 150 के होंगे, ऐसे से 12 कोण होंगे उसमें, क्योंकि 12 भुजाएं हैं। तो 12 जीरो, 12 पंचे 60, 12 एकम 12 छः 18, योग हो जाएगा उसके अंदर का 1800 डिग्री। तो ये इसमें झूला ही झूलना है आपको, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर, जो डाटा दिया गया दूसरा डाटा। मैं आपको फिक्स नहीं कर पाऊंगा कि ये क्वेश्चन ऐसे लगाना, वो डाटा पे डिपेंड होगा, उस क्वेश्चन को आपको तरीके से कैसे जाना है। जैसा डाटा दिया गया होगा आप वैसे ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन सबसे बेहतरीन है, देखते हैं कौन दिमाग लगा रहा है, लगाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अपना, एक समबाहुभुज के, एक समबाहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण में, अंतः कोण और बाह्य कोण में 3:1 का अनुपात है। एक समबाहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण में 3:1 का रेशियो है, 3:1 का अनुपात है। तो तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, लगाओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट कर लेना इसको। एक समबाहुभुज के अंतः कोण बाह्य कोण में
3:1 का रेशियो है, तो उसमें कितनी भुजाएं? ऋषि बता रहे हैं 8। सही है ऋषि की गलत है? सही है, लग के रहे 8। ओके, 8 इसका आंसर आना है। प्रदीप सिंह 8। और लगा किसी का? देखो इसको कैसे लगाना मैं बताऊंगा आपको। यहाँ समझ लीजिए जो लगा रहे हैं कि बाहर के कोण और अंदर के कोण में हमेशा ये सिचुएशन होती थी कि इनका जो योग होता है वो कितना होता है, 180। और इस बार तुम्हें अनुपात दे रहा है कि 3:1 है, यानी बाहर का बड़ा है, यानी कुछ ऐसा बहुभुज बना होगा, ये छोटा होगा, ये बाहर का बड़ा है, यानी ये 3:1 में है। अंदर का कोण और बाहर के कोणों का जो योग है, वो जो कोण है वो 3:1 में है, ये अंदर का और ये बाहर का। और आपको पता है कि इन दोनों का योग हमेशा कितना होता है, 180। ये आप समझते हो कंसेप्ट। आपका नंबर 2 जो है वो बताया था कि अंदर और बाहर के कोणों का योग कितना होता है, 180, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई होगी, 180। तो जो बाहर का कोण हम निकाल रहे हैं, बाहर का कोण क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि भुजाओं की संख्या बाहर के कोण पे डिपेंड होती है। तो 4 चौके 16, 17, 18, 2, 4 पंचे 20, 45 डिग्री जो है वो बाहर का कोण आ जाएगा। और अगर आपको कोई बाहर का कोण दे दे तो भुजा की संख्या तुम बहुत ही जल्दी निकाल लोगे। 360/45, 9 पंचे 45, 9 चौके 36 और 5 अट्ठे 40। तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। आपसे डायरेक्ट कंसेप्ट से ही क्वेश्चन उठाया गया था। पहले 3:1 दिया गया, फिर क्वेश्चन किया गया। चलिए समय हो गया है क्लास खत्म करने का। ऋषि कह रहे फिर बोल दो कॉपी रखे हुए हम। नहीं नहीं नहीं, तुमने लगा लिया है। अच्छा सुनिए, एक वीडियो सेव हो जाएगा, इस वीडियो को फिर से एक बार और देख लेना, रिवाइज कर लेना। कल हम करेंगे क्या, ये चैप्टर खत्म हो चुका है एक प्रकार से एक ही क्लास में। कल की क्लास में हम मेंस लेवल के क्वेश्चन जो अभी भी एनटीपीसी में पूछे गए हैं वो, और अदर बुक्स से जो पहले कभी पूछे गए थे वो क्वेश्चन उठा के लाएंगे, यानी हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट कुछ नहीं पढ़ना है, मैं पढ़ा चुका हूँ सब कुछ। कल केवल हमें क्वेश्चंस लगाने होंगे, इसके हम क्वेश्चंस लगवाएंगे तुमसे, यहीं पे सॉल्व कराएंगे कुछ क्वेश्चंस। और तो पहले इस वीडियो को देख लेना, और आज सरल क्वेश्चंस की सीट देंगे, कुछ उसमें टफ क्वेश्चन भी डाल देंगे, तो उसको लगा लेना। ठीक है, कल वो थोड़ा सा बेकार वगैरह रह गया, वो भी हम कवर कर लेंगे, और आज की क्लास में यही खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। रिवाइज कर लेना, ये अच्छा चैप्टर था, आज ही एक ही दिन में खत्म हो गया। ठीक, थैंक यू।